हाँ, अब हम लोग जो है वह सेल के बारे में बात करना शुरू करेंगे। और ज़्यादा फिजिक्स में तो सेल पढ़ना नहीं, पूरा इसके पूरे कन्फिग्रेशन को पढ़ना है केमिस्ट्री में। लेकिन एक प्रकार से फिजिक्स का पूरा चीज़ समझ में आए तो हल्का सा हम लोग सेल के काम करने का तरीका देखते हुए हम लोग उसके बाद सेल को समझाते हुए हम आ जाएंगे ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। तो हल्का सा केमिस्ट्री जा रहे हैं और डिटेल नहीं, लेकिन इतना जान रहे हैं ताकि सेल का वर्किंग प्रिंसिपल को हम समझ सकें। आइएगा, सेल क्या है? पता है ना, सेल का यूज है कि वह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल क्या करता है बेटा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सेल का काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। जैसे अब इस कैसे ये बनाता है, कैसे काम करता है, तो निस्संदेह यहाँ केमिस्ट्री का काम है और आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ते भी हो। जैसे हम लोग एक प्रिंसिपल से समझाने की कोशिश कर रहे सदा, जैसे हम लोग कहते हैं जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक का रॉड डालो। क्या होगा जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक का रॉड डालने पर? यदि जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन पर में जिंक का रॉड डालोगे तो दो घटनाएं होगी। पहली घटना क्या होगी जरा बताओ? पहली घटना ये होगी कि जो रॉड है उसका जो जिंक आयन है, रॉड जो है, रॉड से जो जिंक आयन है वह निकलकर सॉल्यूशन में आएगा। रॉड में जो जिंक आयन है वो निकलकर सॉल्यूशन में आएगा। ये आप लोग पढ़ोगे नष्ट लाना, वहां इस बात की जिक्र है। तो ये क्या करता है कि जो मेटल है, मेटल के अंदर टेंडेंसी होता है कि वह यदि उसी के सॉल्यूशन में, जो जिंक है, जिंक सल्फेट में डाला गया तो मेटल के अंदर ये टेंडेंसी होता है कि वह पॉजिटिव आयन के रूप में सॉल्यूशन में जाता है। तो यहां से जिंक आयन निकलकर कहां जाएगा? सॉल्यूशन में। जिंक से क्या जाएगा? जिंक आयन सॉल्यूशन में जाएगा। जिंक आयन सॉल्यूशन में जाएगा तो प्लेट पर क्या बचेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन बचेगा। प्लेट पर क्या बचेगा? इलेक्ट्रॉन बचेगा। और आप कह सकते हो कि जिंक से जिंक आयन निकला और 2e जो है वह प्लेट पर बचा। मतलब ये घटना होने के कारण प्लेट क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जिंक पर से जिंक आयन जाएगा, जिंक आयन में Zn++ गया तो ये प्लेट क्या हो रहा है? निगेटिव। मतलब इस घटना के कारण प्लेट के अंदर निगेटिव होने की टेंडेंसी है। कहते हैं ठीक उसी समय जो जिंक सल्फेट है, इसमें जो जिंक आयन है सॉल्यूशन में, वो जिंक आयन प्लेट पर भी पहुंच रहा है। ठीक उसी समय जिंक आयन भी प्लेट पर पहुंचेगा तो ये प्लेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब ठीक उसी समय जिंक आयन Zn++ जो है वह प्लेट पर पहुंच के 2 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होकर जिंक बना दे रहा है। ठीक उसी समय सॉल्यूशन का जिंक आयन प्लेट पर पहुंच जा रहा है और इस प्लेट को क्या बना दे रहा है? पॉजिटिव बना रहा है। मतलब दो घटनाएं हो रही हैं और एकदम उल्टा। इसमें से जिंक आयन निकल रहा है तो प्लेट निगेटिव होने का प्रयास कर रहा है, और इधर से सॉल्यूशन से जिंक आयन प्लेट पर पहुंच रहा है तो प्लेट पॉजिटिव होने का प्रयास कर रहा है। इधर से प्लेट, इस वाली घटना का डोमिनेशन होने से प्लेट निगेटिव होगा और ये वाला घटना डोमिनेंट होगा यदि, तो हम कहेंगे प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा। अब खेल समझो, आप लोग जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज केमिस्ट्री में पढ़े होगे, नहीं पढ़े तो आगे पढ़ोगे, तो उसमें एक सीरीज आता है, याद होगा सब लोग को। कहते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और हाइड्रोजन के नीचे जो हैं वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। पढ़े होंगे सब लोग। तो जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं और जो हाइड्रोजन के नीचे हैं वह अच्छे ऑक्सीडाइजिंग है। याद होगा उस केमिकल सीरीज में सबसे ऊपर लिथियम हुआ करता था और कहते थे लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब उसका ऑक्सीडेशन अच्छा हो रहा होगा। रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन अच्छा कर रहा है, तभी वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के ऊपर वालों का में ऑक्सीडेशन का इवेंट ज्यादा होता, घटना ज्यादा होता है। हाइड्रोजन के नीचे है तो भाई उसमें रिडक्शन होगा। तो याद होगा जिंक जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर है। जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है तो ऑटोमेटिक उसमें कौन सा इफेक्ट डोमिनेट होगा? उसमें
ऑक्सीडेशन का इफेक्ट डोमिनेट होगा, मतलब होगा घटना दोनों हो रहा है, जिंक आयन यहां से निकल रहा है ना, और जिसके कारण ये प्लेट निगेटिव हो रहा है, और सोल्यूशन का जिंक आयन यहां पहुंच रहा है जिसके कारण प्लेट पॉजिटिव हो रहा है। अब देखना कौन घटना इसमें ज्यादा होगा, तो जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है तो हम समझ गए कि उसमें ऑक्सीडेशन की घटना ज्यादा होगी, और ऑक्सीडेशन का घटना ज्यादा होगा तो मतलब ये वाला इवेंट ज्यादा होगा, और ये इवेंट हुआ तो प्लेट क्या होने जा रहा है, निगेटिव होने जा रहा है। और जहां ऑक्सीडेशन होता है बेटा वहां हम कहते हैं एनोड है। क्या होगा बेटा, एनोड होगा। तो मतलब यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जनरली हम लोग कहते थे, याद है इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता था, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम जब दो रॉड डालते थे और ये प्लस और माइनस करते करते जो प्लस वाला वो एनोड है, कारण समझिएगा, वहां भी ये कह सकते थे जहां ऑक्सीडेशन होता है वह एनोड है, वहां भी कह सकते हैं जहां ऑक्सीडेशन होता है वह एनोड है। क्योंकि देखोगे ये प्लेट न्यूट्रल था और यहां से पॉजिटिव आएगा तो ये प्लेट प्लस हुआ, मतलब यहां ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए ये एनोड है, और यहां रिडक्शन हुआ माइनस पहुंचा इसलिए ये क्या है, कैथोड है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में प्लस वाला प्लेट एनोड था और माइनस वाला प्लेट जो है वह कैथोड था। लेकिन सेल के केस में ध्यान देना, क्योंकि जिंक आयन निकल रहा है ज्यादा, और जिंक आयन ज्यादा निकला उसके कारण ये प्लेट निगेटिव हो रहा है, और ये घटना ऑक्सीडेशन है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन डोमिनेंट है, तो यह प्लेट क्या है, एनोड है, उल्टा है। वहां पर कंसेप्ट वही है, एनोड उसे कहते हैं जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस में लेकिन ऑक्सीडेशन होने के कारण वह प्लेट पॉजिटिव होता था, इलेक्ट्रोलाइसिस में पॉजिटिव प्लेट को एनोड और निगेटिव प्लेट को कैथोड कहते थे। जबकि सेल में देखा जाए तो जो निगेटिव है वो वास्तव में एनोड का काम कर रहा है। अब आइए इसी जगह हम दूसरा बात कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को डालना है। किसमें किसको डालना है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम कॉपर का रॉड डाल रहे हैं। अब बताइए क्या होगा, दोनों घटनाएं यहां भी होने वाली है कि कॉपर से पॉजिटिव आयन निकलकर सॉल्यूशन में जा रहा है, मतलब Cu जो है वह जा रहा है Cu प्लस प्लस, मतलब Cu प्लस प्लस निकल रहा है तो प्लेट को निगेटिव बना रहा है। जबकि सॉल्यूशन का जो कॉपर है वह Cu प्लस प्लस है, वह जाकर यहाँ 2e ले रहा है, और 2e ले रहा है तो ये बन जा रहा है कॉपर, मतलब साफ है यहाँ पॉजिटिव आयन कलेक्ट हो रहा है। दो घटनाएं फिर हुई, और याद होगा कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे है और जिंक हाइड्रोजन के ऊपर है, तो उसमें ऑक्सीडेशन की घटना डोमिनेंट थी, और इसमें देखा जाए तो हाइड्रोजन के नीचे है, तो इसमें कौन सा इवेंट डोमिनेंट होगा, ये वाला रिडक्शन। और ये रिडक्शन डोमिनेंट हुआ तो ऑटोमेटिक इसका मतलब शायद हम बताना चाहते हैं कि यहां से Cu प्लस प्लस इसके पास पहुंच रहा है, जिसके कारण प्लेट क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है, और इस प्लेट को जहां हम एनोड कह रहे थे इस प्लेट को हम वहीं पर कैथोड कह रहे हैं। यह प्लेट एनोड है और यह प्लेट कैथोड है। कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को होगा भी तो बताइए, नहीं है ना। चलिए आप लोग समझ तो नहीं होंगे थोड़ा, हम डन आ जाइए। तो इस तरह से क्या हुआ, जब जिंक सल्फेट में हम जिंक का रॉड डाले, कॉपर सल्फेट में कॉपर डाले, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के कारण इस प्लेट पर निगेटिव और इस प्लेट पर पॉजिटिव आने लगा। अब यदि इसको हम लोग इसे एक सॉल्ट ब्रिज से, देखो भाई सॉल्ट ब्रिज सर्किट कंप्लीट करने का काम कराता है, सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दें, ये क्या है बेटा, सॉल्ट ब्रिज, नाम सुने होगे तुम लोग केमिस्ट्री में, फिजिक्स ब्रिज है ना, सॉल्ट ब्रिज, जिसके सहारे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है, जिसके सहारे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाने का प्रयास करेगा, आप ही जान रहे हो, यहां से पॉजिटिव आयन निकल रहा है और यहां पर पॉजिटिव आयन पहुंच रहा है। ध्यान से देखिए, कहीं से हम सर्किट कंप्लीट कर दे ऊपर से, तो ये बल्ब लगा दे, तो क्या ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा कि थोड़ा अच्छे से बना दो और क्या लगने लगे, थोड़ा अच्छा है, और क्या ये बल्ब ग्लो कराने लगेगा नहीं, हाँ बल्ब ग्लो होने लगेगा। क्यों बल्ब ग्लो करने लगा भाई, अब कहोगे कि ऐसे कर सकते हो भाई कि अब हम लोग कहें यहाँ पोटेंशियल हाई, यहाँ पोटेंशियल लो,
तो क्या जाएगा, इधर करंट या इलेक्ट्रॉन के टर्म में लेना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन टर्म में ऐसे कहोगे, अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना शुरू करेगा बाहर। इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव मतलब करंट पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है बाहर। लेकिन सेल के अंदर देखिए क्या हो रहा है इस केस में, ये डिस्चार्जिंग का केस है। सेल के अंदर क्या होगा, बाहर तो दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मतलब करंट जो है वो प्लस से माइनस जा रहा है बाहर। लेकिन अंदर क्या हो रहा है, यहां निगेटिव से पॉजिटिव जिंक आयन निकल रहा है, तो यहां से पॉजिटिव आयन निकला और यहां पॉजिटिव आयन पहुंचा और ये सॉल्ट ब्रिज बेटा ब्रिज का काम कर रहा है। ऐसे भी तुम कह सकते हो कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू होते हुए यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें चला जा रहा है सोल्यूशन के थ्रू। तो देखो अंदर इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और सॉल्ट ब्रिज के थ्रू होते हुए इलेक्ट्रॉन इधर गया, मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर किधर से किधर जा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है। तो मतलब करंट किधर चल रहा है, अंदर अंदर करंट निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। गजब का बात। डिस्चार्जिंग के दौरान क्या बोले मैं, डिस्चार्जिंग माने जब हमारा सेल एनर्जी देता है ना, निकाल देता है, सप्लाई करता है, उसको कहते हैं डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग के दौरान हम कह रहे हैं कि जो करंट है वह बाहरी सर्किट में प्लस से माइनस जा रहा है, जबकि इंटरनल सर्किट में सेल के अंदर वह माइनस से प्लस जाता है। ये देखो सर्किट कंप्लीट, और सॉल्ट ब्रिज का काम ही है सर्किट कंप्लीट करवाना। और इस तरह से आप कह सकते हो सेल में करंट प्लस से माइनस और बाहर माइनस से प्लस। अब ध्यान देना, हम लोग एक बना देते हैं ऐसे सेल और ये सेल ऐसा फिगर बनाते हैं। ये जो बड़ा सा लाइन खींचते हैं ये पॉजिटिव, ये छोटा सा निगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। यदि हम सर्किट बनाए तो एकदम हंसते हंसते बोलेंगे कि बाहरी सर्किट में करंट प्लस से, यार ध्यान दीजिएगा भाई, कोई ऐसे ना समझ जाना कि सर प्लस से माइनस इधर जा रहा है करंट, ऐसा नहीं। इसलिए मैंने शब्द कहा कि डिस्चार्जिंग के दौरान क्या बोला है, ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग करंट फ्लो इन एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, but in internal circuit it flow from negative to positive, thus your circuit is completed here। देख सकते हो यहां से प्लस से माइनस जा रहा है और इधर माइनस से प्लस, ये देखो भाई सर्किट कंप्लीट। और इसको हम लोग सिंबलिक दिखाते हैं, ये सेल है और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगा दिया जाए, कई सेल कॉम्बिनेशन में सीरीज में जोड़ दे तो इसको हम क्या कहेंगे, बैटरी बन गया। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्लियर? अब नाउ क्वेश्चन इधर। हाँ, अब एक शब्द और है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये क्या करता है, ध्यान देना, केमिकल एनर्जी को क्या कर दिया बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल कर। अब एक है इसमें शब्द है ईएमएफ, याद होगा जब केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो तो ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए, ईएमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए टीचर बोलते हैं ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। अभी हम ईएमएफ का डिफिनेशन भी देंगे, घबराइएगा मत, थोड़ा सा भी केमिस्ट्री से चीजों को निकालकर फिर लाकर फिजिक्स में इसको जोड़ेंगे। सब निकाल रहे हैं वहां से ना बेटा, तो समझ में आया, ये अंदर की पूरी प्रक्रिया की समझ में आ गया। यहाँ केमिकल इवेंट है जिसके कारण जिंक आयन यहाँ निकल रहा है, सुन रहे हो, इसके कारण प्लेट निगेटिव हो रहा है और यहाँ कॉपर आयन पहुंच रहा है, तो यहाँ से पॉजिटिव निकल रहा है और यहाँ पहुंच रहा है, इसका करंट निगेटिव से निकल रहा है और इस पर पहुंच रहा है निगेटिव से पॉजिटिव, जबकि बाहर प्लस से माइनस करंट जा रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट जा रहा है बाहर। हाँ बेटा, जब केमिस्ट्री में ई निकालते थे ईएमएफ तो ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, याद होगा वहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देता था या तो एनोड या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देता था या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देता था। यदि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल दिया, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया रहता था तो हम वहां लिखते थे ई एनोड, याद कीजिएगा एनोड माइनस ई रिडक्शन। लेकिन कब, जब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन दिया है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लीजिए, और यदि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा तब लिख दोगे ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहां ई रिडक्शन नहीं, यहां ई कैथोड।
मतलब एनोड वाला ईएमएफ में से कैथोड वाला ईएमएफ घटा दोगे, लेकिन कब बेटा, ये कब करेंगे, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा, और जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहेगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया रहेगा, तो उस समय हम ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, तब हम ई कैथोड माइनस ई एनोड करते हैं। कारण भी समझ आ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है जहां वो एनोड है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया तो वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ रिडक्शन चाहिए हमको, तो चूंकि ऑक्सीडेशन दिया है तो माइनस कर देंगे तो वहां पर आ जाएगा कैथोड वाला। और यदि रिडक्शन दिया हुआ होगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा, तो भाई रिडक्शन पोटेंशियल दिया तो ये कैथोड पर होता है रिडक्शन, तो ये वाला तो वही रह जाएगा जो दिया रहेगा, वही लिख देंगे रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो जो दिया है रिडक्शन उसमें माइनस लगा देंगे तो वो आ जाएगा बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेशन, तो इसीलिए वहां माइनस ई एनोड। तो ये कहते हैं हम, यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया तो ई एनोड माइनस ई कैथोड कर देना, यदि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा तो ई कैथोड माइनस ई एनोड कर दोगे, सेल का ईएमएफ वहां केमिस्ट्री से निकाल लेते हैं। तो ये चीजें वहां से क्लियर हुआ। और दूसरा बात है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है सेल का। तुम ही जान रहे हो, यहां से पॉजिटिव आयन निकल रहा है, यहां पॉजिटिव आयन पहुंच रहा है, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा अंदर जब चलेगा तो पॉजिटिव आयन जो जा रहा मोशन कर रहा होगा तो कोलाइड कर रहे होंगे आपस में, जो पॉजिटिव आयन आपस में कोलाइड कर रहे हैं यहाँ सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव आयन आपस में कटाकट नहीं है भाई, कोलाइड कर रहे हैं जो पॉजिटिव आयन, उसके कारण भी तो एनर्जी हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा, और हीट में एनर्जी जा रहा है, और जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसी को तो हम कहते हैं कोलिजन के कारण जो हीटिंग इफेक्ट आ रहा है वही तो रेजिस्टिव इफेक्ट का काम कर रहा है इसमें। जब चार्ज आपस में कोलाइड करें और उसके कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, लॉस हो रही है एनर्जी का हीट के रूप में, वही तो रेजिस्टिव इफेक्ट यहाँ बोला गया है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो ये सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन के आयन हैं वो आपस में जो कोलाइड कर रहे हैं उसके कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो इफेक्ट जो आ रहा है, जो उसके कारण हीट प्रोड्यूस हो रहा है, लॉस हो रही है एनर्जी का हीट के रूप में सेल के अंदर ही, वो जो इफेक्ट है वो रेजिस्टिव इफेक्ट है। और इसी के कारण अंदर क्या रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर बाय द आयंस इन सॉल्यूशन ड्यू टू द कोलिजन्स, है ना, जो आयंस है सॉल्यूशन के अंदर नहीं सेल के अंदर, है ना, सेल के अंदर जो आयंस आपस में कोलाइड कर रहे हैं और कोलिजन के कारण जो आ रहा इफेक्ट वो इंटरनल रेजिस्टिव इफेक्ट है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ कहां से रहा है, कोलिजन के कारण। किसके कोलिजन के कारण, आयन के कोलिजन। किसमें, सेल के अंदर जो आयन आपस में कोलाइड कर रहे हैं उसके कारण जो रेजिस्टिव इफेक्ट आया वो इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाया। इसीलिए नियम से यदि हमको बनाना हो सिंपल तो हम तो कहेंगे भाई एक पॉजिटिव बनाओ एक निगेटिव बनाओ और इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर की बात तो अंदर रखो, है कि ऐसे बनाना चाहिए लेकिन ऐसा बनाना अच्छा नहीं लगता लोगों को, असेंबली सेटिस्फाई नहीं होता, तो हम लोग कहते हैं ऐसे नहीं बनाएंगे भाई। हम क्या कहेंगे, एक सेल बनाएंगे, ये निगेटिव बनाएंगे और ये इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन भाई समझ रहे हो ये सब सेल के अंदर की बात है। इससे अच्छे बुक्स में काफी कायदे से समझा तो बेटा ऐसे डॉटेड लाइन बना देता है। डॉटेड लाइन इसलिए बनाता है कि यह मत समझना प्लस माइनस बस इतना ही सेल है। ये सेल का ईएमएफ ई है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये मान लीजिए बाहर का रेजिस्टेंस। ये जो डॉटेड लाइन बनाया है पूरा सेल के अंदर की बात है। इसलिए कभी भी कहेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल नहीं है। यदि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल कह रहा है बेटा तो ये समझना हमें इसके और इसके बीच का पोटेंशियल चाहिए डिफरेंस, ए और बी। ये जो VA माइनस VB होगा ना, क्या बेटा, जो ये VA माइनस VB होगा इसको कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो VA माइनस VB है इसको कहेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ आ रहा है आपको समझ में? तो जरा ध्यान देंगे, यहाँ VA है और यहाँ VB है। ये जो VA माइनस VB है इसी को हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आया समझ में आप लोगों को? इसी को V से दिखाते हैं और यही बेटा VA माइनस VB इक्वल टू V कहा जाता है। क्या क्लियर है सबको? एकदम सही। तो आप समझ गए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेल का ईएमएफ क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। तो सेल का ईएमएफ भी समझ गए हो, इंटरनल रेजिस्टेंस भी समझ गए हो और टर्मिनल पोटेंशियल
डिफरेंस भी समझ गए हो। क्या और भी कुछ बताने लायक आपको रह गया है? हमें लगता है हम एक एक बात आपको समझा चुके हैं। अब आइए, इसका मतलब अब हम फिजिक्स में लौट आए। केमिस्ट्री से जितना पार्ट हमको लाना था हम लोग ले आए हैं। तो सेल का काम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। डिस्चार्जिंग हो रहा है तो सर्किट में बाहर एक्सटर्नल सर्किट में सेल प्लस से माइनस जाता है, अंदर माइनस से प्लस जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के अंदर जो पॉजिटिव आयन आपस में कोलाइड करते हैं उसके कारण जो रेजिस्टेंस आता है उसको क्या कहते हैं बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस। सिंबल सेल का कैसे बनेगा? तो सेल का सिंबल ये है और ये दिखाया इंटरनल रेजिस्टेंस ई है, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, लो बन गया ये बेचारा सेल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कहलाएगा, देखेंगे कहीं भी निकालने को कहेगा। अब ये पूरा सेल के अंदर की बात हो। अब आइए ईएमएफ ऑफ सेल कैसे डिफाइन किया जाए। पहले हम एलिमेंट्री डिफिनीशन दे रहे हैं ईएमएफ ऑफ सेल का, जबकि सेल डिस्चार्जिंग कर रहा है। बाद में जनरलाइज्ड डिफिनीशन भी दे देंगे, है ना। अभी हम बात कर रहे हैं यदि डिस्चार्जिंग हो रहा है सेल, यदि सेल डिस्चार्जिंग करे तो कहेंगे यूनिट चार्ज को फ्लो कराने के लिए जितना एनर्जी सेल द्वारा सप्लाई किया जाता है पूरे सर्किट में एक्सटर्नल इंटरनल मिलाकर, उसको हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। फिर से समझना, ईएमएफ ऑफ सेल ई बराबर लिखा जाता है W बाई क्यू। तो कहते हैं नीचे वाले को यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में फ्लो कराने के लिए सेल द्वारा जितनी एनर्जी सप्लाई है, सप्लाई एनर्जी बाई सेल है, सेल द्वारा जितनी सप्लाई किया जाता है, जितनी एनर्जी सेल द्वारा सप्लाई किया जाता है उससे ही सेल का ईएमएफ कहते हैं। तो क्या कहोगे ईएमएफ ऑफ सेल? ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू फ्लो यूनिट चार्ज इन होल सर्किट इंक्लूडिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो during discharging, the energy supplied by the cell during discharging, energy supplied by the cell to flow unit charge in whole circuit, including external and internal. मतलब अंदर और बाहर पूरा जो पूरा चार्ज फ्लो कर रहा है, यहां से प्लस से माइनस और अंदर माइनस से प्लस जा रहा है, पूरे फ्लो कराने के लिए जितनी एनर्जी सेल द्वारा दिया जाता है, यूनिट चार्ज फ्लो कराने के लिए जितनी एनर्जी सेल द्वारा दिया जाता है उससे हम कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। और ये एनर्जी केमिकल एनर्जी है ना, ये एनर्जी क्या है? केमिकल एनर्जी जो सेल द्वारा दिया है। सेल ने कितना केमिकल एनर्जी सप्लाई किया? सर ई इंटू क्यू। अब तुमसे कहा जाए कि भाई डिस्चार्जिंग हो रहा है मतलब सेल से करंट निकल रहा है, सेल एनर्जी सप्लाई कर रहा है, डिस्चार्जिंग माने सेल खुद एनर्जी सप्लाई कर रहा है, तो कहते हैं डिस्चार्जिंग हो रहा है। सेल को एनर्जी बाहर से दिया जाएगा तो कहेंगे वो चार्जिंग हो रहा है। थोड़ी देर में उसकी भी बात करेंगे, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं W इक्वल टू E इंटू क्यू हो गया। व्हाट इज E हियर? E इज ईएमएफ ऑफ सेल। व्हाट इज Q हियर? चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल। यदि तुमसे कोई कहा, समझ में आ रहा होगा सबको, तुमसे कहा कोई कि भाई सेल द्वारा कितनी एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है Q चार्ज फ्लो कराने के लिए, तो E इंटू क्यू, दिस इज द एनर्जी सप्लाई बाय द सेल। नाउ डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ इज क्लियर। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू फ्लो यूनिट चार्ज इन होल सर्किट इंक्लूडिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल इज कॉल्ड द ईएमएफ ऑफ सेल। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? दैट्स गुड। यदि हम कह दें कि करंट कांस्टेंट है, यदि हम कह दें करंट कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं Q बराबर IT। मतलब आप बड़े आराम से कह सकते हो EIT इज द, कह दिया ना कि हम करंट को इतने T समय तक, I करंट को T समय तक फ्लो कराना चाहते हैं, बताओ सेल ने कितना एनर्जी सप्लाई किया। यदि सेल का EMF E है तो हम तुरंत लिखेंगे E इंटू क्यू। क्यू की जगह क्या लिखेंगे? IT। EIT इक्वल टू W। Q की जगह क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। EIT इक्वल टू W। W इज द एनर्जी सप्लाई बाय द सेल। क्या इतना हमारे स्टूडेंटों को आया थोड़ा बहुत भी? आप सब लोग जगे इंसान हैं? हाँ जगे तो हैं भाई सब। तो ये हो गया EIT एनर्जी जो सेल द्वारा सप्लाई किया गया वो EIT था।
अब आइए बात करते हैं कितना एनर्जी, कुछ एनर्जी उसका अंदर ही खत्म हो गया हीट के रूप में। क्यों भाई, कुछ एनर्जी अंदर खत्म होगा और कुछ एनर्जी बाहर खत्म होगा। इसको समझने के लिए एक टर्म और हम डिफाइन करेंगे, वो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको VA माइनस VB कहेंगे और हम यहाँ V से दिखाएंगे। है तो VA माइनस VB, लेकिन हम यहाँ V से दिखाएंगे। व्हाट इज V? V इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मेजर किया जाए। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसमें लिखते हैं द एनर्जी, ऐसे समझो जितना एनर्जी यूनिट चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में, या कहो एक टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक ले जाने में जितना एनर्जी खर्च करना पड़ता है सेल को, या जितना एनर्जी का लॉस होता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ले जाने में यूनिट चार्ज को, उसे हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल में क्या लिखा रहा है? W एक्सटर्नल बाई Q, मतलब इसमें जो एनर्जी आ रहा है वह एनर्जी आ रहा है जो एक्सटर्नल सर्किट में खर्चा हो रहा है। इसमें जो एनर्जी आ रहा है वह एनर्जी आ रहा है जो एक्सटर्नल सर्किट में खर्चा हो रहा है, वो आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो आप जरा समझेंगे इसमें एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल, नहीं सॉरी, द एनर्जी लॉस in flowing unit charge in external circuit is called the terminal potential difference। देखने में इसमें भी W बाई Q लिखा हुआ है, लेकिन ये जो W है वो एनर्जी लॉस है। कहाँ एनर्जी लॉस? पूरा एनर्जी लॉस नहीं, केवल एक्सटर्नल सर्किट में। इसीलिए जब तुम्हें ये लिखना हो कि W एक्सटर्नल कितना है, सर्किट में बाहर कितना खर्चा हो, W एक्सटर्नल कितना हो गया, तो हम लिखते हैं V इंटू Q, और यहां पर Q की जगह IT, VIT। बड़ा अच्छे से समझते हैं। EIT जो है एनर्जी सप्लाई बाय द सेल, सब हम ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग बात कर रहे हैं। EIT है एनर्जी सप्लाई बाय द सेल। VIT है जो एक्सटर्नल सर्किट में एनर्जी का लॉस हुआ, जब चार्ज फ्लो करेगा तो एक्सटर्नल सर्किट में एनर्जी का लॉस होगा, तो एक्सटर्नल सर्किट में जो एनर्जी का लॉस हुआ उसको हम VIT से दिखा रहे हैं। और अब बात होता है बेटा कि इंटरनल में कितना एनर्जी लॉस हुआ, तो अब बता रहे हैं उसको कैसे दिखाते हैं। तो चूंकि ये रेजिस्टेंस है, ओम्स लॉ में पढ़े हैं कि V बराबर IR होगा, और जो हीट के रूप में एनर्जी लॉस होता है, भूल गए तुम लोग, हम लोग बताए थे ना, I स्क्वायर RT। क्या होता है? I स्क्वायर RT, ये हीट के रूप में एनर्जी लॉस पढ़ाए थे। और जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस में हो रहा है तो स्मॉल r लिखेंगे, तो I स्क्वायर स्मॉल RT, तो बड़े आराम से इंटरनल सर्किट में एनर्जी लॉस कितना हो गया भाई? I स्क्वायर स्मॉल RT। ध्यान दीजिए, कई क्वेश्चन में इसी में पूछता है एनर्जी सप्लाई बाय द सेल, समझो E इंटू Q, QIT, IOT दिया रहेगा, कितना एनर्जी सेल ने सप्लाई किया, कितना बाहर खर्चा हुआ VIT, कितना सेल के अंदर हीट के रूप में लॉस हुआ, सेल के अंदर कोलिजन में आयन के कारण हीट के रूप में लॉस हुआ, सर I स्क्वायर RT। अब तुम्हें ये अच्छे से पता हो गया, बड़े अच्छे से, W इक्वल टू W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? W इक्वल टू W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। W एक्सटर्नल कितना है बेटा? W एक्सटर्नल नहीं, ये कितना है? EIT। एक्सटर्नल कितना है? VIT। इंटरनल कितना है? I स्क्वायर RT। IT कैंसिल कर दीजिए, आप बड़े अच्छे से लिख सकते हो E इक्वल टू V प्लस IR, या आप कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं V इक्वल टू E माइनस IR। V इक्वल टू E माइनस IR। ये कब? जब सेल डिस्चार्ज कर रहा है तो डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग। V इक्वल टू E माइनस IR हो गया ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग। पहले इतना लिख ले सब। तो पूरा सर्किट, पूरी
बातें हम बात करते करते चले गए ना भाई। देखो W जो W एक्सटर्नल, W इंटरनल गया, कितना एनर्जी सप्लाई हुआ EIT, उसका कुछ भाग एक्सटर्नल में कितना VIT या RT। ये भी ध्यान दीजिए बेटा, ये पार्ट भी अलग अलग कुछ देता है। तो सुनो, तो IT कटेगा तो वही रिलेशन बन जाएगा। हाँ, ये तो समझ में आ गया कि यदि डिस्चार्जिंग हो रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से हमेशा कम होगा, क्योंकि EMF है तो IR ड्रॉप होगा अंदर और V टर्मिनल पोटेंशियल मिल जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो EMF से कम है, लेकिन कब? डिस्चार्जिंग के दौरान। अच्छा, इतना तो आप सब लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अब इसको आगे पढ़ाने से पहले हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग और चार्जिंग। बार बार हम डिस्चार्जिंग पर फोकस कर रहे थे, अब ये समझिएगा डिस्चार्जिंग क्या है और चार्जिंग क्या है। जब सेल द्वारा एनर्जी, जैसे मान लो हम कह दे इसी सर्किट में, देखो ना भाई, हमने बना दिया दो सेल। मान लो हमने दो सेल बना दिया, दो सेल बना ही दिया भाई, बना ही दिया भाई, है ना। ये R1 भाई साहब, ये E1 भाई साहब, ये E2 भाई साहब, ये R2 भाई साहब। दो सेल बना दिया। अब यहां क्या है, जो E1 और R1 देख रहे हो तुम लोग, तो हम मान लिया E2 बड़ा है। देख लोगे ना, E1 कहेगा भाई हम करंट ऐसे निकालेंगे, प्लस है ना, एक्सटर्नल सर्किट प्लस से मैं कहेगा हम इधर निकालेंगे भाई करंट। E2 कहेगा नहीं हम इधर निकालेंगे। अब एक ही लाइन में तो एक ही डायरेक्शन में करंट चलेगा, दोनों की लड़ाई होगी, कौन बड़ा है ये देखना होगा। यदि हमने कह दिया E1 बड़ा है E2 से, खुश हो जाओ। E1 बड़ा है E2 से, तो E1 बड़ा है E2 से, तो करंट ऐसे निकलेगा, करंट ऐसे निकलेगा। ऐसे केस में E1 बड़ा है E2 से, तो E1 वाला डोमिनेट हो गया, इसका करंट डोमिनेट ऐसे जा रहा है। सर्किट में पूरा ये जरूर इधर दे रहा था, लेकिन उसके बाद में चूंकि ये बड़ा है तो ये इसके ऊपर भारी। तो कहेंगे इस सेल का क्या हो रहा है बेटा, इस सेल का डिस्चार्जिंग हो रहा है, जबकि इस वाले सेल का क्या कहेंगे, चार्जिंग हो रहा है। ये वाला सेल चार्ज हो रहा है, जबकि ये वाला सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि इससे करंट निकल रहा है। तो जब डिस्चार्जिंग कहे तो समझ जाओ, एक्सटर्नल सर्किट में प्लस से माइनस, हाँ इंटरनल में माइनस से प्लस। और जब चार्जिंग हो रहा होगा तो प्लस में करंट जाएगा, तो कहोगे ये चार्जिंग का कंडीशन, और इससे निकलेगा तो क्या कहोगे, डिस्चार्जिंग का कंडीशन। अब हम तुमसे कभी भी कहें सेल चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज, तो अब फिगर ऐसे बना सकते हो ना। यदि हमने फिगर तुम लोगों की बात मानते हुए ऐसे बना दिया, और पूरा सर्किट है बेटा, सर्किट का एक सेगमेंट दिखा रहे हैं, तो ओपन रखोगे तो करंट फ्लो ही क्यों करेगा, जोड़ोगे नहीं तो करंट ही फ्लो करेगा। हम यहां मान के चल रहे कि सर्किट का ये सेगमेंट है ना, पूरे सर्किट का एक सेगमेंट देख रहे हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस बेचारा, ये EMF बेचारा, और इसमें करंट क्या हो रहा है बेटा, ऐसे निकल रहा है। ये फिगर किसका है बेटा, ऐसे निकल रहा, प्लस से निकल रहा और माइनस की तरफ आएगा। ये पूरा सर्किट आगे भी है ना, मैं सेगमेंट दिखा रहा हूं किसी एक सर्किट का, सर्किट क्लोज है, क्योंकि ऐसे खुला छोड़ दोगे तो करंट नहीं फ्लो करेगा। तो उस समय आप कहोगे कि भाई ये A, ये B, ये EMF E और ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? नो प्रॉब्लम। हाँ, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे डिस्चार्जिंग हो रहा है सेल का, ऐसा फिगर होगा तो डिस्चार्जिंग। और यदि हम कह दें ऐसा फिगर है सर, और ऐसे करंट दिखा रहे हैं हम, और जाना ना इसको हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन से बना देंगे भाई, क्योंकि सेल के अंदर की बात, ये भी सेल के अंदर की बात, हाँ बात अंदर की, और ये गया बेचारा इधर से करंट आई, इधर से करंट आई। अब बोलो भाई कैसे लगाएंगे, हाँ समझ में आ रहा है। अब बताइए, इसमें हम देखना चाहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। हम लोग का तरीका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जानती हो ना, जब करंट इधर से इधर जाएगा तो इधर का पोटेंशियल हाई, इधर का पोटेंशियल लो होगा, तो यहां पर ये प्लस और इधर क्या हो जाएगा माइनस।
और जब करंट इधर से इधर जाएगा तो देख रहे हो इधर से इधर जा रहा है तो ये हाई ये लो, करंट रेजिस्टेंस में हाई से लो पोटेंशियल जाता है, हाई को हम प्लस से और लो को माइनस से, करंट की डायरेक्शन से देख रहे हैं, करंट का डायरेक्शन इधर जा रहा है तो इसका इधर का पोटेंशियल हाई इधर का लो है ना, इधर से इधर करंट ड्रॉप हो गया। हाँ, जो स्टूडेंट समझदार हैं वो बोल सकते हैं सर यदि हम VA माइनस VB ले रहे हैं, है ना, क्या ले रहे हैं VA माइनस VB, जिसको V कह रहे हैं, लिख दे रहे हैं VA माइनस VB, जिसको हम V कह रहे हैं, तो V इक्वल टू इधर से चल रहे हैं VA माइनस VB, तो इधर से चल इधर चलेंगे तो ये पोटेंशियल प्लस है, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस है ना, पहले इधर से इधर जा रहे हैं तो यदि ऐसे लिखते बेटा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल A है तो इधर जाने पोटेंशियल कम हो जाएगा तो VA, ऐसे लिख सकते थे हम लोग, नहीं जैसे आप लोग बोलते हैं ऐसे यहाँ का पोटेंशियल VA है सर, इधर से इधर गए तो इधर हाई से लो गए तो यहाँ पोटेंशियल घटेगा, लिख देंगे माइनस E। सर फिर इधर से इधर गए, इधर से इधर गए सर, करंट ऐसे आ रहा, हम इधर से इधर जा रहे हैं, करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो इधर से इधर जाने पोटेंशियल बढ़ जाएगा, करंट के डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल घटता है क्योंकि करंट हाई से लो जाता है, लेकिन अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। सर इधर से इधर जाएंगे पोटेंशियल बढ़ गया तो लिखेंगे प्लस IR इक्वल टू VB। अब लोग कहें VA माइनस VB बोलिए तो बड़े अच्छे से VA माइनस VB, VA माइनस VB, इसको उधर फेंक दो E माइनस IR। लेकिन हम थोड़ा जल्दी जल्दी बात करने के लिए हम डायरेक्ट मार देंगे, अब VA माइनस VB कहना है बेटा तो यहाँ पहला टर्मिनल क्या है प्लस ना, A से VA माइनस VB है तो ये प्लस VA माइनस VB, तो ये प्लस है ना पहला तो प्लस ले लिया प्लस E, वही बतवाएगा। और यहाँ ना VA माइनस VB तो पहला टर्मिनल बड़ा A से ही भी जा रहे हैं ना, VA माइनस VB, तो इधर से चले तो ये क्या हो गया बेटा पहला प्लस और ये क्या हो गया माइनस, तो लिख दिया माइनस आएगा, ये पूरा VA माइनस VB वही तो आया था यहाँ से समझने के लिए, सॉल्व करके वही आएगा। ये इसका मतलब ये कहानी कब है, डिस्चार्जिंग के दौरान। देखो हम सर्किट से बात कर रहे हैं और यदि ये चार्जिंग हो रहा है, दिस इज द फिगर फॉर चार्जिंग, चार्जिंग चार्जिंग चार्जिंग। अब क्या लिखोगे भाई, ये पॉइंट A ये पॉइंट B, VA माइनस VB जिसको हम V लिख रहे हैं, V इक्वल टू क्या हो जाएगा जल्दी से बोलिए, V इक्वल टू करंट ऐसे जा रहा है ना इधर VA माइनस VB, हमने कहा था VA माइनस VB है तो डायरेक्ट या तो पॉइंट पोटेंशियल एक एक बात करके कीजिए या डायरेक्ट मानिए VA माइनस VB, A से B जा रहे हैं तो ये वाला पहला क्या गया प्लस, तो यहां लिख दिए प्लस E। सर इधर से इधर जा रहे हैं, ये भी पोटेंशियल पॉजिटिव ही रहा, डिफरेंस पूरा इधर से इधर का ले रहे हैं, ये डिफरेंस को जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं तो ये तो प्लस ही है, ऐसे भी जोड़ेंगे तो ये प्लस ही आएगा, प्लस IR, तो ये प्लस IR। अरे सर V बराबर E प्लस IR कब, जब चार्जिंग होगा तब। इसका मतलब है सेल यदि डिस्चार्ज हो रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR, और सेल जब चार्ज हो रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस IR। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस IR होगा और ड्यूरिंग चार्जिंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस IR होगा। ये चार्जिंग में E प्लस IR होगा और डिस्चार्जिंग में E माइनस IR हो जाएगा। बना रहे हैं कि नहीं सब लोग, चार्जिंग में E प्लस IR होगा और डिस्चार्जिंग में E माइनस IR हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि डिस्चार्जिंग में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम होगा, लेकिन जब चार्जिंग होगा तो उस समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से ज्यादा होगा। उल्टा भी बोल सकते हो, यदि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम है तो वह डिस्चार्ज होगा, क्योंकि हम नाप क्या सकते हैं वोल्टमीटर से, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं पोटेंशियोमीटर से, या वोल्टमीटर से हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं। तो हम ऐसे कहें ना कि यदि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के EMF से कम है तो ये डिस्चार्जिंग हो रहा है, और ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के EMF के बराबर से ज्यादा है, यदि ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो गया सेल के EMF से तो समझ जाओ क्या होगा, चार्जिंग होगा। तो बताओ सेल का चार्जिंग कब होता है, अब जानते हो सेल से करंट निकल भी सकता है और जा भी सकता है, डिपेंड करेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है।
If terminal potential difference is less than EMF of cell, then cell will discharge. In that case, current will coming out from the cell. Cell से निकलने का मतलब समझ रहे हो ना मेरा, कि external circuit में प्लस से माइनस. और when terminal potential difference is greater than EMF of cell, in that case, cell will be charged. In that case, current will enter into the cell. It means current will go toward the positive terminal. ये चार्जिंग और ये डिस्चार्जिंग, दो बातें सीधा उल्टा करना. ऐसे भी कर सकते हो कि भाई चार्जिंग के डिस्चार्जिंग के दौरान टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से कम होता है और चार्जिंग के दौरान टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से ज्यादा होता है. दूसरे वर्ड में ऐसे कहोगे कि टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से कम है, उल्टा बोल रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम है तो समझ जाओ डिस्चार्जिंग हो रहा है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा है तो समझ जाओ कि सेल चार्ज है, चार्ज होगा, सेल चार्ज होगा. तो कभी देखना होगा कौन सेल का चार्ज हो रहा है, कौन सेल का डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको बस क्या करना होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देख लो. यदि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम आ गया तो समझ जाओ डिस्चार्जिंग है. यदि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा आ गया तो समझ जाओ उस पर डोमिनेंट हो चुका है बाहर वाला, अब उस पर चार्ज हो रहा है. और यदि बेटा सर्किट ओपन हो जाए, सर्किट ओपन, क्लोज ना हो, ओपन हो जाए तो करंट फ्लो नहीं करेगा. सर्किट ओपन का क्या मतलब, when current will not flow through the cell, when current will not flow through the cell, when circuit is open. When circuit is open, it means in that case I is 0. If I is 0, in both cases you can say I is 0. Terminal potential difference is equal to EMF. यही डिफिनीशन जनरलाइज लोग बोलते हैं, क्योंकि यदि हम पहला वाला डिफिनीशन देते हैं कि एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल, तो केवल डिस्चार्ज नहीं होता, एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल to flow unit charge in whole circuit including external and internal. This is the case of discharging, क्योंकि सेल एनर्जी सप्लाई कर रहा है. लेकिन सर यहाँ सेल एनर्जी सप्लाई भी कर सकता है और यहाँ सेल एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है. देखो ना, ये चार्जिंग में एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी अंदर जा रहा है. तो ऐसे केस में हम जनरलाइज फॉर्मूला बोलते हैं क्या, when circuit is open the terminal potential difference across the cell is called the EMF. तो EMF का जो डिफिनीशन दिया जा रहा है वो ये दे देते हैं, when circuit is open, in other words, when there are no current flow through the cell, in that case the terminal potential difference across the cell is called the EMF of cell. What is EMF of cell? When there are no flow of current through the cell, it means circuit is open, the terminal potential is called the EMF of cell. And when the terminal potential difference is less than EMF of cell, it means cell supply the current, it means cell discharge. And when terminal potential difference is greater than EMF of cell, it means that cell is charged. Language clear है ना, cell is charging. तो cell charging तभी होता है जब टर्मिनल पोटेंशियल EMF से ज्यादा है. डिस्चार्ज कब होता है, जब टर्मिनल पोटेंशियल सेल के EMF से कम है. और जब सर सर्किट ओपन है, there are no flow of current, उस समय तो आप समझ गए. अब तो बात ये था सेल के बारे में छोटा छोटा बातें जो हम धीरे धीरे आपको बात किए और शायद कुछ समझ में आया होगा. तो एक डिफिनीशन और आया कि यदि सर्किट ओपन है, I 0 है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होता है. ये भी डिफिनीशन है. इफ सर्किट इज ओपन, there are no flow of current, the terminal potential difference is called the EMF of cell. और जब करंट फ्लो करने लगे तो भाई वहां टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे. उस समय टर्मिनल पोटेंशियल EMF से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी, डिपेंड करेगा. यदि वह डिस्चार्ज कर रहा है तो उस समय ये टर्मिनल पोटेंशियल EMF से कम, और चार्ज कर रहा होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल EMF से ज्यादा होगा. कुछ आया समझ में आपको? इस तरह से हम लोग पूरा बात सेल का कंसेप्ट समझे. सेल क्या है, EMF क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और एक और चीज इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, चार्जिंग का केस क्या है, डिस्चार्जिंग का केस क्या है. करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उस समय जो उसमें क्या टर्मिनल पोटेंशियल होगा, हाँ होगा. उस समय वो जो क्वेश्चन पूछता है कि when circuit is open the terminal potential is this much, when we connected a resistance across this the terminal potential is this much. It means what? When circuit is open terminal potential is this much, it means that will given the EMF of cell. That is given EMF of cell. When circuit is open terminal potential is given, it means that is the EMF of cell. And when circuit is closed and terminal potential is given, no, that is not EMF, that is V. And now you have to see the cell is charged or discharged. If cell is discharged, you have to write the formula V equal to E plus IR. You will get automatically value of I or R. If I is given, you will get the R.
एनी प्रॉब्लम? हाँ, इस पॉइंट पर भी क्वेश्चन होगा, इस पर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बने, तो आप तो लैंग्वेज पकड़ लेंगे आप पटाख देंगे, है ना। फिजिक्स से भाई नोच के पढ़ो, एक चीज छोटी छोटी बातें जानते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन नहीं मार सकता। बस अपने दिमाग को कंसंट्रेट रखें, याद रखिएगा थ्योरी आने के बाद खेल खत्म नहीं होता, खेल शुरू होता है। आप लोग को घर पर क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे, जब क्वेश्चन लगाएंगे ना तब खेल होगा। भाई देखते हो ना क्रिकेट खेलते हो, क्या बॉलिंग करना हर तरह से कटाना आना काम हो गया? नहीं। कटाना आ गया, बैट्समैन को तरह तरह का बॉल खेलने आ गया, हो गया? नहीं। खेल के दौरान नियम आता है, सब आता है भाई। अभी खिलाड़ी नहीं हो पक्का, सफल नहीं हो मैदान में। कब सफल हो? जब तुम परिस्थिति के हिसाब से जैसा गेंद आ रहा उस हिसाब से समझकर उसकी बैटिंग करो, तब कहते ये अच्छा बैट्समैन है, ये गेंद को देखकर समझकर खेल रहा। फिजिक्स भी ऐसे ही है, नियम आ गया मतलब तुमको फिजिक्स आ तो गया है, लेकिन अभी तुम स्कोरिंग लायक नहीं भी। स्कोरिंग कब करोगे? जब तुम्हारे अंदर यह टेंडेंसी डेवलप हो जाए कि तुम देखते ही क्वेश्चन पकड़ लो, क्या करना है। वो बैट्समैन अच्छा है जो बॉल फेंकते ही पकड़ ले कि बॉलर क्या फेंकने जा रहा है, ठीक है, और तब वो तेज खेलता है। यही तुम्हारे साथ भी है बेटा। वह स्टूडेंट अच्छा है जो क्या कर ले, नियम तो आना है, नियम आना मतलब खेल शुरू हुआ, खेल खत्म नहीं, अब लड़ाई शुरू हुई है। अब आप लोग क्या करोगे भाई, इतना प्रैक्टिस करोगे कि छोटी छोटी प्रैक्टिस करो कि क्या बोल रहा है, क्या चीज कह रहा है, इसका मतलब क्या, ये बोला तो क्या। अब उसके बाद क्वेश्चन लगाओ, जितना क्वेश्चन लगाओगे तुम एक्सपर्ट होते जाओगे और बाजी मार ले जाओगे। बाजी तुम्हारे हाथ में, हम इतना दे दे रहे जितना तक आपको चाहिए, उसके बाद लड़ना। आपको सोए नहीं कि गए। चले हम टॉपिक पर, सब लोग आगे आ जाए। हाँ, एक और चीज बता दें, सेल हमने बता दिया बेटा डिस्चार्जिंग क्या होता है, चार्जिंग क्या होता है, और साथ में बता दिया क्या बेटा ओपन सर्किट क्या है। अब बोलते सेल का शॉर्ट सर्किट कर दे तो क्या हो जाए? शॉर्ट सर्किट माने सेल है बेचारा, ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब? शॉर्ट सर्किट का मतलब है हमने ए और बी का एंड था और ए और बी को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। कंडक्टिंग वायर को मानते हैं आइडियल केस में, एक्चुअल केस में तो होगा नहीं, आइडियल केस में मानते हैं कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस नहीं है, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा? IR होता है, R जीरो हो गया, करंट जाएगा कंडक्टिंग वायर में, लेकिन R जीरो हो जाएगा तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब है शॉर्ट सर्किट जैसे बोला VA माइनस VB इक्वल टू जीरो। समझ रहे हो ना? तो कभी भी कहा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, इसका मतलब कहते ना करंट जीरो हो गया। हाँ, ये बात सही है। जब रेजिस्टेंस रहता था, रेजिस्टेंस में करंट जाता था, तो हम लोग कहते रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इसका करंट नहीं जा रहा है ना, V बराबर IR होता था। ये रेजिस्टेंस वाला इक्विपमेंट है, उसके अक्रॉस का फॉर्मूला है ना, V बराबर IR। तो आप कहते रहे भाई यदि V जीरो हो गया तो करंट जीरो हो गया, V रहेगा तभी करंट जाएगा रेजिस्टेंस। लेकिन देखो यहाँ खेल बदला, मजा आया। यहाँ क्या है? VA माइनस VB जीरो, मतलब V बराबर E माइनस IR होता है, और जब V जीरो कह दोगे तो E माइनस IR, मतलब हम कह सकते हैं I इक्वल टू E बाई स्मॉल r। कह सकते इस समय करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा है, इस समय करंट मैक्सिमम फ्लो कर गया, I इक्वल टू E बाई R। मतलब जब कहते सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, it means that not current is zero. In this case current, maximum current flow, and its value will be E by small r। तो I इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बेटा? E by small r। इस केस में कुछ आ रहा है आप लोगों को? यहां पर I इक्वल टू E by small r हो गया। कब जब कह देगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तब। अब कहीं भी कॉन्सेप्ट में दे दे बेटा, सेल बना दे और सेल के क्रॉस वोल्टमीटर लगा के कर दे कि वहां का पोटेंशियल जीरो है, टर्मिनल पोटेंशियल जीरो है, तो टर्मिनल पोटेंशियल जीरो होने का मतलब ये नहीं कि करंट जीरो है, जबकि रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट जीरो होता है। लेकिन सेल के क्रॉस यदि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट जीरो नहीं बल्कि मैक्सिमम है, E बाई स्मॉल r। हाँ, वही यहां पर कोई एक्सटर्नल सर्किट आ जाए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लग जाए कैपिटल R, तब क्या हो जाएगा भाई? कैपिटल R लग जाए तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? अब बताओ, अब तो करंट आई ऐसे जा रहा है
इस केस में VA माइनस VB इधर से देखें तो प्लस इधर माइनस, क्या आपको नहीं लगता VA माइनस VB जो V हो गया ये I क्या R के बराबर है? इस जगह V इक्वल टू I इंटू R, E माइनस I स्मॉल r, I को एक तरफ कर दो, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल टू E। तो बोलो I बराबर क्या हो गया इस केस में? E अपान R प्लस स्मॉल r। अब तो शॉर्ट सर्किट वाला यहां से भी कर सकते हैं ना, कैपिटल R 0 हो जाएगा, I बराबर E बाई R हो जाता है। इसीलिए जब भी हम लोग को करंट निकालना पड़ता है सेल के थ्रू डिस्चार्जिंग के दौरान तो क्या करते हैं? E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r। R क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल r क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या हमारे स्टूडेंट को यहां तक आया कि नहीं? सब लोगों को आ रहा है, सब लोग को ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये हम लोगों ने क्या बात कर दी अपना, तीन बातें खत्म। ओपन सर्किट है तो क्या होगा? करंट फ्लो नहीं करेगा, उस समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होता है। कहेंगे अब क्या होगा भाई, जब शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो क्या हुआ? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब करंट 0 नहीं है सेल के क्रॉस, जबकि रेजिस्टेंस के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, रेजिस्टेंस के क्रॉस तो करंट 0 है। लेकिन सेल के क्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट 0 नहीं बल्कि मैक्सिमम है, और वो वैल्यू E बाई स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है। चार्जिंग है तो क्या है? V बराबर E प्लस IR। डिस्चार्जिंग है तो क्या है? V इक्वल टू E माइनस IR। सब दिमाग में खटाखट चल रहा है कि नहीं? एकदम बटन की तरह चले, बढ़ते जाए। आ जाओ हमारे स्टूडेंट, थोड़ा सा और बात करें और एक टर्म और हम लोग पढ़ेंगे, वो है मैक्सिमम पावर थ्योरम। मैक्सिमम पावर एनर्जी थ्योरम है ना, लोड के क्रॉस मैक्सिमम पावर कब होता है? कहता है यदि एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, बताओ लोड रेजिस्टेंस कितना रखा जाए, इसका EMF E है। लोड रेजिस्टेंस कितना रखा जाए कि इसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस पावर लॉस मैक्सिमम हो जाए। What is the value of capital R for which power loss is maximum across the load resistance? ये मैक्सिमम पावर थ्योरम भी कहा जाता है। हाँ तो आप लगा लो ना, पावर P बराबर क्या लिखोगे? जल्दी से बोलो, P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू कैपिटल R। What is I here? I इक्वल टू E अपान R प्लस स्मॉल r। I स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? E स्क्वायर अपान R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R। What is question now? Question is that what is the value of capital R for which power is maximum? तो भाई जहां मैक्सिमम मिनिमा की बात आता है तो dp बाई dr करो और इसको 0 के बराबर, R का क्या वैल्यू हो कि पावर मैक्सिमम हो जाए। तो dp बाई dr इक्वल टू 0। क्या इसको तुम लोग खुद से कर लोगे? हाँ करिएगा या हम ही कर दे? क्या अच्छा हम ही कर देते हैं, गधेदास करमचंद गांधी लोग। E स्क्वायर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, E स्क्वायर बाहर, तो यहां लिखेगा d बाई dr। ऊपर क्या आ गया बेटा? R इंटू R प्लस स्मॉल r पर पावर -2 इक्वल टू 0। अरे वही है भाई, नीचे वाला को ऊपर ला दिए था इजी करने के लिए, तो डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है डिफरेंशिएशन में, हम यहाँ मल्टीप्लाई वाला लगा के करना चाह रहे हैं। अब तुम ही लोग बताओ ना, तुम ही लोग बताओ हमको अच्छे से कि अब क्या करोगे भाई? अब कहोगे कि इसमें दो टर्म है तो आराम किया, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो इसको आराम कराओगे r, तो यहाँ क्या आएगा? -2r प्लस स्मॉल r पावर -3। कुछ आ रहा है? फिर यहाँ प्लस, अब r प्लस स्मॉल r पर पावर -2 आराम किया तो dr बाई dr 1 दैट इज इक्वल टू 0। यदि हमारे स्टूडेंटों को आता है तो r प्लस r पर पावर -3 जो है वो नीचे ले आइए, तो ये हंसते हंसते बोलेगा हम r प्लस r पर पावर 3 हो गए।
और ये कहेगा -2 है, आ जाइए नीचे, r प्लस स्मॉल r का पावर 2 हो जाएगा। और नीचे यदि हम लोग एलसीएम ले ले बेटा अच्छे से, तो r प्लस r का होल क्यूब होगा, जो हमें लगता है -2r प्लस स्मॉल r दैट इज 0। ये खत्म होगा इधर जाकर, और यहाँ क्या आ जाएगा -r प्लस स्मॉल r इक्वल टू 0 प्लस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। वैसे मैथमेटिकली बोला जाए तो फिर इसको डबल डिफरेंशिएट करना चाहिए, और कैपिटल R की जगह स्मॉल r रख के देखते हैं पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। यदि पॉजिटिव आता है तो हम जानते हैं मिनिमा, और नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम या नेगेटिव आएगा। सॉल्व करके चेक करिए, डबल डिफरेंशिएट। हाँ, इसका मतलब है कब पावर लॉस मैक्सिमम होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो लोड के क्रॉस पावर लॉस मैक्सिमम होगा। एक और थ्योरम आया, इंपॉर्टेंट है। पावर लॉस कब लोड के क्रॉस मैक्सिमम होगा, लोड के क्रॉस मैक्सिमम पावर लॉस तब होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो लोड के क्रॉस पावर लॉस मैक्सिमम होगा। Power loss is maximum across the load resistance when external resistance is equal to the internal resistance। इंपॉर्टेंट थ्योरम। अब कहीं भी पूछा पावर लॉस मैक्सिमम हो रहा है लोड के क्रॉस, समझ जाओ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर। सर ये पूरा पावर लॉस की बात करें, एक्सटर्नल का पूरा पावर है ना, टर्मिनल के क्रॉस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर, किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की बात करेगा तो वहां पर हमें एक्सप्रेशन बनाकर पावर उस रेजिस्टेंस पर निकालकर फिर मैक्सिमम मिनिमम लगाना पड़ेगा। लेकिन किसी सर्किट में बोले कि पावर लॉस मैक्सिमम कब होगा, तो सर्किट में भाई लोड के रेजिस्टेंस के क्रॉस मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस मैक्सिमम पावर लॉस तभी होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। कुछ आ रहा है? आज हम लोगों ने सेल का पूरा कंसेप्ट क्लियर कट समझाया है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, ताकि अगले टर्न हम सेल का कॉम्बिनेशन का बात कर सकें। आ रहा है समझ में सबको? हाँ, अब बताइए, यदि मैक्सिमम पावर लॉस हो रहा है, यदि कह दिया जाए मैक्सिमम पावर लॉस होगा, तो तुम भी हंसते हंसते बोलोगे ना भाई, क्या हंसते हंसते बोलोगे, जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर के बराबर। उसमें पूछा जाए जब मैक्सिमम पावर लॉस हो रहा है उस समय करंट कितना फ्लो करेगा सर्किट में, एकदम हंसते हुए बोलोगे I इक्वल टू E बाई 2, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगा, दैट इज 2R। अब यदि भी क्वेश्चन बोल सकता है ई और स्मॉल आर दे दो, कभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया गया, बताओ मैक्सिमम पावर लॉस कितना हो सकता है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर लॉस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर लॉस पूछा तो हम यही लिखेंगे आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। सर जिसमें पावर लॉस मैक्सिमम उसमें कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर है, आई स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर इंटू आर कर दिया, ये आ गया ई स्क्वायर बाई 4r। दिस इज द मैक्सिमम पावर लॉस अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, maximum power loss across the load resistance, this is the maximum power loss across the load resistance, maximum power loss across the load resistance PL, maximum power loss across the load resistance E square by 4R। क्लियर है सब लोग? मैक्सिमम पावर लॉस अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। हाँ, अब इसी में एक बार पूछ दिया क्वेश्चन में ना कि लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस मैक्सिमम पावर लॉस हो रहा है, बताओ सेल द्वारा कितना पावर सप्लाई किया जा रहा है। इस बार ये नहीं पूछा था कि पावर लोड के क्रॉस कितना लॉस हो रहा है, कह रहा है मैक्सिमम लॉस हो रहा है पावर लोड के क्रॉस, बताओ सेल द्वारा कितना पावर सप्लाई किया, सेल द्वारा कितना पावर सप्लाई किया गया। सर सेल जो पावर सप्लाई करेगा उसका कुछ भाग बाहर और कुछ भाग अंदर भी जाता है, तो उस समय सप्लाई पावर बाय द सेल है ना, कब व्हेन maximum power loss across the load resistance, when maximum power loss across the load resistance, then the supply power by the cell is I square R plus small r. Remember that this is the maximum power loss across the load resistance, this is the power supply by the cell during the maximum power loss across the cell। तो लैंग्वेज आप ध्यान से पढ़ लिया कि क्या पूछ रहा है ना बेटा, मैंने क्या कहा, ये ध्यान देना होगा गेंद कितना टर्न कर रही है।
ठीक है, इसको ध्यान देना होगा। टर्न कितना करें, खेल है पूरा, फिजिक्स फिजिक्स है क्या, खेल, नेचर का नियम है, और नेचर के नियम को हम कितना अपने हिसाब से तोड़ते मोड़ते जोड़ते हैं। ज्यादा तोड़ मोड़ मत करना भाई, नेचर भी रुष्ट हो गई तो दिक्कत हो जाएगा। देख लो कोरोना बना चुका है, लेकिन आ जाइए। लेकिन हाँ, फिजिक्स यही है बेटा, नेचर का स्टडी करते हैं और उसको अपने हिसाब से यूज करते हैं। और यहाँ भी वही हम सीखते हैं, हर जगह फॉर्मूला जानते हैं, उस नेचर का काम जानते हैं, ला जानते हैं कैसे ला बन गया है, अब उसके आधार पर हम चीजों को सॉल्व करते जाते हैं। तो आई बराबर ई स्क्वायर बाई क्या हो गया बेटा, 4r स्क्वायर हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर, और यहाँ 2r हो जाएगा। तो बड़े अच्छे से एक कट के ई स्क्वायर बाई 2r, दिस इज द पावर सप्लाई बाय द सेल when the power loss across the load resistance is maximum. क्लियर आ जाएगी, बढ़ा जाए। हाँ, इस तरह से हम लोग ने मैक्सिमम पावर थ्योरम का भी बात यहाँ पर समाप्त कर दिया है। अच्छे से इतनी बात आप लोगों को समझ में थोड़ा बहुत आई भी होगी कि भाई आया है कि नहीं भाई, हाँ आवा रहा है। तो चलो अब हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। एक बात ध्यान देना सभी लोग, हम एक सर्किट बना रहे हैं। और इसमें कहा गया कि वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 है। लिखिएगा, इन गिवन फिगर if reading of voltmeter is 0, in given figure if reading of voltmeter is 0, then what is the value of external resistance capital R? Then what is the value of external resistance capital R? ध्यान देंगे, आप लोग पॉज करके इसको लगाइए, हम बात कर रहे हैं। यदि इसमें थोड़ा सा भी आपका दिमाग चल रहा है बढ़िया से, तो आप तुरंत यहां बात कर सकते हैं। यदि आपका दिमाग चल रहा है बढ़िया से, तुरंत आप बात कर सकते हैं। कैसे भाई, यहां का बात कर लो पहले। यहां पर आपको जैसे ही कहा वोल्टमीटर की रीडिंग 0, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर दिया, मतलब समझ रहे हो करंट ऐसे जा रहा होगा, जाना ही है, फिगर दिख ही रहा है। और तुरंत आप क्या कर दोगे, E माइनस आई R1 इक्वल टू 0, मतलब सर I बराबर E बाई R1, मिल गया I का वैल्यू। अब क्या इस लूप में पूरा घूमने आएगा आप सबको, घूम जाइए लूप में, जानते ना करंट जाएगा तो इधर से इधर जाएगा। हम ऐसे ही चल रहे हैं लूप में, आप लोग घूम के खुद से अपने तरीके से देखिएगा। तो बड़े अच्छे से कह सकते हैं IR, करंट इधर जा रहा है, IR2 सर माइनस E, दिख रहा है कि नहीं, तो अच्छे से लिख दे क्या भाई, हाँ चलो माइनस E, फिर करंट जा रहा है ये प्लस IR1 माइनस E इक्वल टू 0। निसंदेह E माइनस IR1 दिख रहा होगा यहाँ पर, तो आप लोग को ये जो I है E बाई R1 लिख देंगे, E बाई R1 R1 कटेगा तो ये E तो कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस E इक्वल टू 0, ये E इधर आ जाएगा। अच्छा नहीं लग रहा, I बाहर निकालने का मन कर रहा है, I को बाहर निकाल लीजिए, I को बाहर निकाल लीजिए, निकाले लीजिए I को बाहर। तो यहां लिखा गया E बाई R1, सर ये भी नहीं अच्छा लग रहा, ये भी कट गया। अब आइए R प्लस R2 इक्वल टू R1
कैपिटल आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2। खेल खत्म। ध्यान दीजिएगा भाई, आप रिवर्स करके देख लीजिएगा, मैं एक ही स्टेप खत्म कर दिया। क्लास में रहते तो एक ही स्टेप में मिटाते जाते खत्म हो जाता, यहाँ तो रिवर्स का जगह है आपके पास। तो हो गया R प्लस R2 इक्वल टू R1, R इक्वल टू R1 माइनस R2। आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या अब ऐसे क्वेश्चन लगा लेंगे आप सब लोग? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आप सब लोगों को क्या करना है, लगाना है जल्दी जल्दी आप लोगों को। तो हम यहीं पर इसको खत्म कर रहे हैं। अगले टर्म हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक ठीक।